हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो सबसे पहले हम आज की क्लास के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है और जो हमने पहले भी देख लिया है वो हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि मैटर 3 मेन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों स्टेट्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस का होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में उनमें स्मॉल स्पेसेस हो जाती है बीच में, जबकि गैस में पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस रहती है। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या एक ही सब्सटेंस, एक ही मैटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है, यानी कि वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। हम जानते हैं कि एक मैटर है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है H2O। जब ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसी को हम आइस के नाम से जानते हैं। वही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम वाटर कहते हैं, और जब वही गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम वाटर वेपर या स्टीम कहते हैं। तो क्योंकि ये मैटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर पा रहा है तो हम इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या है इसका? यस, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो हमें इसका तो जवाब मिल गया, बट अब हमें ये देखना है कि एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हाउ कैन द स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज्ड, वो चेंज कैसे हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट मेथड है। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। यानी अगर हम मैटर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है स्टेट पर और वो क्यों स्टेट को चेंज कर सकता है। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अगर टेम्परेचर पे देखें तो ये भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि जो टेम्परेचर है इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो हॉटनेस है ये क्यों होती है किसी ऑब्जेक्ट में? बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, जिसे हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये एकदम सिंपल रिलेशन है कि जितनी थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होगी, मैटर में ज़्यादा होगी, उतना ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, वो हमें किसी ऑब्जेक्ट में हीट के अमाउंट के बारे में आइडिया देता है। अब टेम्परेचर के जो मेन यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, जिसमें से जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको हम SI यूनिट कहते हैं, वो है केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक रिलेशन भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस को की वैल्यूज़ को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। वैसे तो 273.15 होता है, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम 273 ही लेते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हम इसका देख लेते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और हमें उसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। बहुत सिंपल है, केल्विन इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना होता है, जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है 50, उसमें 273 ऐड करना है। तो चाहे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू
कोई भी हो, हमें हमेशा क्या करना है, 273 ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 323 केल्विन। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। इससे अपोजिट भी आ सकता है। मान लीजिए हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और अब कहा है कि इसे कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में। तो कुछ नहीं करना, अब बस हमें उल्टा कर देना है कि जो केल्विन की वैल्यू है 300, उसमें से माइनस कर देना है 273। तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है और बड़ी आसानी से हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम इसमें ये देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से स्टेट को चेंज करने में मदद करता है, इसका रोल क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टेट हो, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, तो इस तरह का ये इनके बीच में फोर्स रहेगा जो क्या करता है, इनको एक दूसरे से दूर जाने से रोकता है। ठीक है, ये एक तरह से एक ताकत हम मान लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी भी बढ़ जाती है। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो क्यों बढ़ा, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ी इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया। तो थर्मल एनर्जी जो हम पार्टिकल को दे रहे हैं और जो बढ़ा रहे हैं वो कन्वर्ट होती है, उसका बहुत बड़ा एक पार्ट कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में। यानी कि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं या उसे मिल रही है उसका मैक्सिमम पार्ट कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। और हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी बढ़ता है। अब क्योंकि उनका मोशन बढ़ रहा है तो वो अपने आसपास की ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। और इसी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सफिशिएंटली वीक हो जाएगा तो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। और सबसे पहले तो अगर वो हमारे पास सॉलिड है शुरुआत में तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो मेन डिफरेंस होता है स्टेट्स में वो उनके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस का होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक समय ऐसा आएगा कि वो हमें लिक्विड दिखाई देने लगेगा। और अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें यानी टेम्परेचर को और बढ़ाने की कोशिश करें तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो बहुत ही दूर हो जाएंगे और वो हमें, वो जो मैटर है वो हमें गैसियस फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। तो अगर हम मेन कहें टेम्परेचर का क्या रोल है, तो टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है काइनेटिक एनर्जी को, और जिस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो अभी तो हमने केस देखा टेम्परेचर बढ़ाने का, अगर हम इसका रिवर्स करें तो रिवर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं और हमने उनकी थर्मल एनर्जी कम कर दी पार्टिकल्स की, यानी टेम्परेचर भी कम कर दिया, तो थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएगा, यानी सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पास आने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो सफिशिएंटली पास आ जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर सिर्फ बढ़ाना ही है, टेम्परेचर कम करने से रिवर्स इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ डिपिक्ट किया है कि अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है, अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, और अगर लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस में होगा, यानी हीट करने से सॉलिड से हम गैस की तरफ जाते हैं। और बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, अगर हम गैस को कूल करें तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को कूल करें तो एक समय आकर वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं, अच्छा ये भी मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर समझाया वही है।
ठीक है। अब टेम्परेचर वाले पॉइंट में आता है बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि ये आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मेल्टिंग और फ्यूजन किसे कहते हैं। तो जब भी एक सॉलिड यानी कि एक मैटर अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, यानी मेल्टिंग और फ्यूजन एक क्या है, एक प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि जिस समय कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जिस टेम्परेचर की जिस वैल्यू पे कोई मैटर अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका क्या रोल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब और इसका यहाँ पर रोल क्या है, तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वैल्यू को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स हमने रखे हैं। आपको ये तो पता ही है कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है डिग्री सेल्सियस में, यानी कि अगर हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें और थोड़ी सी भी हीट दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। वैसे ही जो टेबल शुगर है, टेबल शुगर होती है जो हम घर पर शक्कर या चीनी खाते हैं, सुक्रोस इसका नेम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 186 डिग्री सेल्सियस। और जो हम घर पे नमक कंज्यूम करते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, उसका टेम्परेचर है 801, तो काफ़ी हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट समझ गए। अब इसी तरह से हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो उससे पहले हम समझेंगे कि बॉइलिंग और वेपोराइजेशन ये एक ही प्रोसेस के दो नाम हैं। तो इसका मतलब होता है लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, यानी गैस में कन्वर्ट होना। तो जिस तरह से सॉलिड का लिक्विड कन्वर्ट होने को हम कहते थे फ्यूजन या मेल्टिंग, वैसे ही लिक्विड जब कन्वर्ट होता है वेपर या गैस में तो उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ठीक है, अब ये जो बॉइलिंग है या वेपोराइजेशन है ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी। तो उस टेम्परेचर को जिस पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब जानते हैं 100 डिग्री, एल्कोहल जो नॉर्मल एल्कोहल होती है इथेनॉल उसका 78, और जो पेट्रोल होता है उसका 95। तो ये अलग अलग लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है, ऊपर देख लीजिए कि जैसे हमारे पास सॉलिड है तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड ये लिक्विड, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, और जिस टेम्परेचर पे होगा उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म आता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स या गैस में तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, और ये जिस टेम्परेचर पे होगा उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट देखिए पॉइंट है हमारे पास। स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ग्रेटर द हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम दैम, एंड दस हायर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मैटर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर मैटर में एक जैसा नहीं होता। भले ही मान लीजिए हमारे पास दो सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, लेकिन हो सकता है कि उन दोनों में जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम ज़्यादा हो, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और आगे चल के जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी वेरी करेगा। और रिलेशन क्या है कि जिसमें जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमने कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने एक टर्म यूज़ किया था, तो उसका मतलब क्या है और उसका क्या रोल है
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, वो हम समझेंगे। तो देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर और सिंपली एटमॉस्फेयर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत सिंपल है, जो भी प्रेशर एयर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करे, एक्सर्ट करे, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फियर है हमारा, वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं है, वो रीजन वाइज और हाइट वाइज दो तरीके से, एक तो अलग अलग जगहों पर और हाइट पर, अलग अलग हाइट पर वो थोड़ा सा वेरी करता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी अलग अलग जगह थोड़ा सा वेरी करेगा, और अगर अलग अलग हाइट पर देखेंगे तो वो वेरी करेगा। इसलिए हमने क्या किया कि एक ग्राउंड लेवल ले ली, जहाँ पर हम मानते हैं कि अर्थ के सरफेस से, अर्थ के हम सरफेस पे हैं और वहाँ पर हमारी हाइट है 0, अभी हम मान के चल रहे हैं हाइट है 0, नो अल्टीट्यूड, तो उस लेवल को हम कहते हैं सी लेवल। और वहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं 1 atm, यानी सी लेवल पे जो भी वैल्यू होगी एटमॉस्फेयर के प्रेशर की, उसको हम एक स्पेशल यूनिट में बोल देते हैं 1। तो वो स्पेशल यूनिट क्या है, atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्पेशल यूनिट, जिसके हिसाब से सी लेवल पर प्रेशर कितना होगा 1। और अगर हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट में देखें, प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है पास्कल, तो उसका रिलेशन क्या होगा 101.325 पास्कल। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें ये रिलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है और सी लेवल पे उसकी वैल्यू होती है 1। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चलने लगते हैं हाइट पर, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थिन होता चला जाता है, यानी उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, और इसीलिए उसका जो प्रेशर है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल डायग्राम से इसको समझाया है, देखिए। और साथ में हम क्या करेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट को भी लेंगे। तो अगर आप देखें, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये आपको रिलेशन अच्छे से याद रखना, अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम सी लेवल की बात करते हैं, जो सबसे लोएस्ट लेवल है फ़िलहाल, तो वहाँ पर हाइट है 0 और एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू है 1। और देखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है वाटर का, ठीक है ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। तो ये वो वैल्यू है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की जो नॉर्मल सी लेवल पे है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, पहली बार में हाइट ले ली 1 किलोमीटर, यानी 0 थी सी लेवल पे, अब हमने 1 किलोमीटर ऊपर देखा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया 0.89। ठीक है, 0.89 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री से कम हो गया, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 किलोमीटर पे देखें तो ये और कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट भी 98 हो गया। वैसे 3 किलोमीटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.71 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 97 हो गया। और ऐसे अगर डायरेक्ट हम 6 पे देखें तो प्रेशर हो गया 0.5 और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 94। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ समझनी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का ये जो डायरेक्ट रिलेशन है ये क्यों है। तो देखिए, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब होता क्या है कि लिक्विड जब भी बॉईल होने की कोशिश करेगा तो वो वेपर बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो वेपर्स है ये भी एटमॉस्फेयर के ऊपर जब टकराते हैं तो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और जबकि जो एटमॉस्फेयर है वो लगातार इनके ऊपर नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, जिसको हम कह रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो प्रेशर हैं, एक वेपर प्रेशर जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहा है लिक्विड पे। अब होता क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एक तरह से लिक्विड को रोक रहा है, दबाकर रोक रहा है कि वो बॉईल ना हो सके। ठीक है,
तो इसलिए अगर जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और बढ़ा देंगे तो वो और ज़्यादा रोकेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा रोकेगा लिक्विड को बॉईल होने से। इसलिए ऐसे केस में हमें और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी किसको, लिक्विड को, ताकि वो बॉईल हो सके। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है वो और ज़्यादा एक फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहा है लिक्विड पर, और लिक्विड उसकी वजह से आसानी से बॉईल नहीं हो पा रहा, और जिस वजह से हमको उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा बॉईल होने के लिए। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए जैसे जैसे अगर हाइट के साथ देखें तो क्या हो रहा है कि पी एक्सटर्नल कम होता जा रहा है, तो साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने डेफिनेशन में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी में एक और टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट। अब लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, मतलब छिपा हुआ, यानी कि हम ऐसे हीट की बात कर रहे हैं जो छिपी हुई है एक तरीके से। तो अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम किसी मैटर को हीट सप्लाई करते हैं तो वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो अपीयर होती है हमें इन द फॉर्म ऑफ राइज इन टेम्परेचर, यानी हमें पता चलता है कि हाँ हीट बढ़ रही है क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमें दिख रहा है कि हाँ हीट भी बढ़ रही होगी। लेकिन जब कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, मान लीजिए हमने आइस लिया और आइस अभी कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, यानी कि अभी स्टेट चेंज का प्रोसेस चल रहा है, तो उस समय हम भले ही कितनी भी हीट मैटर को दें, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, वहीं रुक जाता है जहाँ है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि जो हीट हम दे रहे हैं वो कहीं जाके छुप गई है, क्योंकि अब वो हमें टेम्परेचर इंक्रीज के फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट जो है वो रिलेटेड है स्टेट चेंज से, ठीक है ना। यानी कि जब स्टेट चेंज हो रही है या होती है तभी जो हीट हम दे रहे हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही और हम हीट दे रहे हैं तब तो वो हमें दिखाई देगी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उसको हम लेटेंट हीट नहीं कहेंगे। लेटेंट हीट वो हीट है जो हम सप्लाई करते हैं जब मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो हीट सप्लाइड ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम टाइप्स देख लेंगे। लेटेंट हीट के दो टाइप्स होते हैं। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन हमने पहले ही देखा, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है उस दौरान जो हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हो और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। अब हमने क्या है अमाउंट फिक्स कर दिया क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर सॉलिड का अमाउंट कम है तो हीट भी हमें कम लगेगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है तो हमें हीट भी ज़्यादा लगेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल आइस का क्यूब है और एक जगह हमारे पास बहुत सारे आइस के क्यूब्स हैं, तो दोनों केस में जो हमें हीट चाहिए होगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कम्प्लीटली वो अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया सॉलिड का अमाउंट 1 kg, यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टोटल हीट हम दे रहे हैं उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है डेली लाइफ से रिलेटेड, ये बहुत आपको अच्छे से याद रखना है। पार्टिकल्स इन वाटर, अगर हम वाटर की बात करें और आइस की बात करें, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन फिर भी जो वाटर होगा उसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, हीट एनर्जी। अब आप ये समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम आइस को हीट देते हैं तभी वो कन्वर्ट होता है वाटर में, लेकिन फ़िलहाल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वाटर और आइस का टेम्परेचर अगर दोनों का सेम भी है 0 डिग्री है, लेकिन फिर भी
आइस के कंपैरिजन में वाटर के पास एक्स्ट्रा हीट होगी, और वो एक्स्ट्रा हीट कौन सी हीट है? वही एक्स्ट्रा हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो उसको मिली है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बस इसमें क्या होता है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उस समय जो हम हीट दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन। और ऐसा ही जैसे हमने ऊपर एग्जांपल वाटर और आइस का देखा, ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पर हम स्टीम जो वाटर वेपर है और लिक्विड वाटर का देख सकते हैं। अब अगर हम मान लीजिए स्टीम हो या लिक्विड वाटर हो, दोनों को अगर हम 100 डिग्री पर रखें तो टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी जो स्टीम होगी उसमें लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होगी, और वो एक्स्ट्रा हीट जो होगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसीलिए इसी का कारण है कि अगर हम ऊपर वाला केस देखें, ये वाला, तो इसमें हम आइस को प्रिफ़र करते हैं किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, क्योंकि उसके पास कम हीट एनर्जी है तो वो जल्दी कूलिंग करेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर हम सेकेंड पॉइंट में देखें तो किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हम स्टीम को यूज़ करेंगे, क्योंकि भले ही टेम्परेचर सेम है लेकिन हीट एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? स्टीम को, इसलिए स्टीम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी हीटिंग के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। ये मैंने डायग्राम से इसको रखा है सामने आपके। जैसे मान लीजिए हमारे पास आइस है, मान लीजिए अभी -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, हमने हीट किया। अभी जो हम हीट कर रहे हैं क्योंकि वो स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, अभी भी सॉलिड है और यहाँ भी सॉलिड है, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ के मान लीजिए ये 0 हो गया। तो इस हीट को हम लेटेंट हीट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 0 डिग्री पर सबको पता है आपकी जो आइस है वो मेल्ट होने लगेगी और लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो अब क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है तो यहाँ जो हीट होगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेकिन अब जब लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा तब भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं कि आइस के पास कम हीट है और वाटर के पास ज़्यादा हीट है। वो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिलहाल लिक्विड से लिक्विड ही ये रह रहा है, यानी कि जब हम आगे हीट देते हैं 0 डिग्री पर तो एकदम से वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब टेम्परेचर चेंज होगा और मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के हो गया 100 डिग्री। तो फिर यहाँ पर फिर से क्या है, जो ये वाली हीट है इसको हम लेटेंट हीट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही। अब फाइनली जब हम वाटर को जो 100 डिग्री पर है और हीट करें तो वो कन्वर्ट होने लगेगा गैसियस फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है तो यहाँ जो हीट होगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट, लेकिन ये कौन सी है? वेपोराइजेशन। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि स्टीम के पास वाटर से ज़्यादा हीट है। तो ये सारा कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और 2 टर्म्स आपके सामने हैं, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। बहुत सिंपल है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो अपनी सॉलिड स्टेट से जब हम उनको हीट करें तो वो डायरेक्ट जो है वेपर फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हमें उनका लिक्विड फॉर्म दिखाई नहीं देता, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हमने हीट किया वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सबलाइम सॉलिड्स। तो इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन ये जो हम घर पे यूज़ करते हैं, कैम्फर ये भी हम घर पे यूज़ करते हैं, यूरिया, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको अगर हम सॉलिड फॉर्म में रखें और हीट करें तो ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो जब हम इनके वेपर्स को कूल करेंगे, उल्टा करेंगे प्रोसेस को, तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, यानी कि सब्लिमेशन और डिपोजिशन जो है एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा सेकंड फैक्टर है प्रेशर। टेम्परेचर में हमने जो भी देखना था देख लिया, अब हमें प्रेशर की बात करनी है। तो पहले देख लेते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके एक पर्टिकुलर एरिया पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसके
यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो किसी भी सब्सटेंस पर बाहर की तरफ से दबाने वाला जो फोर्स है, जो उसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा, उसी को हम कहेंगे प्रेशर। तो अब यहाँ पर हमें देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को चेंज करने से क्या होता है, जो डायरेक्टली पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैटर है, मान लीजिए अब ये नॉर्मल मैटर है, नॉर्मल, और इसको हमने कंप्रेस किया यहाँ पे, यानी कि प्रेशर बढ़ा दिया इस पिस्टन्स को दबा के। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है थोड़ा, और अब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब उतने ही पार्टिकल्स कम स्पेस में उनको रहना पड़ेगा, तो वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और वैसे जब हम प्रेशर को कम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपांशन, और प्रेशर को जब हम कम करते हैं तो पार्टिकल्स के लिए ओवरऑल स्पेस बढ़ जाती है, तो उनके बीच की स्पेस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कंप्रेशन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपांशन, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड है, फिर लिक्विड, फिर गैस, तो अगर मुझे सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना हो तो मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर मुझे रिवर्स करना है गैस को सॉलिड, तो मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है ना, वो एक दूसरे से रिवर्स है बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ाने से हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से हम गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए, जब भी हमें किसी मैटर की स्टेट चेंज करनी होती है तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली क्या करते हैं, दोनों प्रेशर भी चेंज करते हैं और टेम्परेचर भी चेंज करते हैं, जिस वजह से जो स्टेट है वो और भी जल्दी आसानी से चेंज हो जाए, ठीक है। अब हमें स्टेट को, कौन सी स्टेट को किस स्टेट में चेंज करना है, उसी पर डिपेंड करेगा कि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, और वैसे टेम्परेचर को भी हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। वो अब क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई सॉलिड से लिक्विड जाना है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें जो सॉलिड से किसी मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड के लिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर को कम करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह से स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये मैंने जैसे बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जांपल यहाँ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे में क्या करना होगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम करना है। तो इसलिए टेम्परेचर हम कम करेंगे, जिसको हम कूलिंग कहते हैं, और प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं, है ना। तो इसलिए प्रेशर इंक्रीज़ किया और टेम्परेचर को रिड्यूस किया, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म CO2 का, वो बिल्कुल अपीयरेंस में देखिए आइस की तरह होता है। ये देखिए, ये जो है ये सॉलिड CO2 है, तो दिखने में वो बिल्कुल आइस की तरह है, इसीलिए उसको हम कॉमनली ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर तो है नहीं, इसलिए वर्ड आया ड्राई, और क्योंकि वो आइस की तरह दिखता है, अपीयर होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ड्राई आइस। तो ये भी एक मार्क के लिए कभी भी MCQ में हमें पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो आपको याद रखना है सॉलिड CO2। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में CO2 गैस है तो भी वो गलत होगा, जो उसका सॉलिड फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं ड्राई आइस। आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं जब वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं तो उन प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे देखिए सॉलिड है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन, ये हमने पहले भी देखा है। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उल्टा, इसका रिवर्स, तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये आपको याद रखना है। वैसे ही जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन, ये भी हमने देख लिया। लेकिन जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, यानी रिवर्स प्रोसेस, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। और वैसे ही जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सॉलिड में, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। तो ये भी हमने देख लिया है। तो ये प्रोसेसेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि जब एक स्टेट दूसरे में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। और फाइनली आज की क्लास से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आप देख सकते हैं और ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप सबको समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू।